नमस्कार, स्वागत है आपका मैप इन न्यूज़ कार्यक्रम में। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आप लोग ठीक से एंजॉय कर रहे हैं और इससे ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं। आप कौन सा चैनल देख रहे हैं ये बताने की अब ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। स्टडी IQ IAS हिंदी चैनल है जिस पर बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसका लेखा जोखा मैंने पिछले एपिसोड में दिया था। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आइए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। आज क्या क्या सवाल लेंगे उससे पहले क्या सवाल मैंने पूछा था उसको डील करते हैं। निम्नलिखित में से कितनी नदी या नदियां पेरियार की सहायक नदी है या हैं? मुल्लायार, पंबा, चलाकुडी और काबनी 4 नदियां हैं। विकल्प हैं केवल एक नदी, केवल 2 नदी, केवल 3 नदी, सभी चारों नदियां। इस विकल्प पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। 2022 में एक सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा उपर्युक्त में से कितने आमतौर पर चाय उत्पादक राज्य के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शंस थे केवल एक, केवल 2 राज्य, केवल 3 राज्य और सभी चारों राज्य। अब आप सोच रहे होंगे कि बात नदियों की हो रही है तो चाय उत्पादक राज्य का हवाला क्यों दिया जा रहा है इस क्वेश्चन में? इसलिए दिया जा रहा है कि इस फॉर्मेट को पहचानिए। इसमें यह नहीं पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, कितने, यहां पूछ रहा है कितने राज्य। तो अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए इस सवाल में अगर ऐसा संयोग बना कि केवल एक ही ऑप्शन इसका सही जवाब है, तो आप क्या गलती कर सकते हैं? आप ये गलती कर सकते हैं, मान लीजिए चलाकुडी इसका मान लीजिए एक सही जवाब और केवल एक यही सही जवाब है, तो हो सकता है आप इसका आंसर मार दें केवल 3, जबकि ये पूछ रहा है केवल 3 नदी, तो मतलब ये हुआ कि इसमें से 3 सही होने चाहिए। ऐसी गलती ना हो इसलिए इस क्वेश्चन फॉर्मेट पर ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया। अब आइए इस क्वेश्चन को डील करते हैं, क्या आंसर होना चाहिए इसका। देखिए सबसे पहले तो पेरियार रिवर के बारे में बात करते हैं। पेरियार रिवर इडुक्की जिले में शिवगिरी हिल्स से निकलती है, शिवगिरी हिल्स से निकलती है, वेस्टर्न कोस्ट से। ठीक है, तो निकलती ये तमिलनाडु से है, लेकिन इसका पूरा फ्लो जो है, इसका पूरा फ्लो केरल में है। तो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में और एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम और इडुक्की इसका मेन फ्लो है। इडुक्की में ही इडुक्की डैम बना हुआ है, इडुक्की डैम। और जब ये नदी मुल्लायार नदी से मिलती है जो कि इसकी सहायक नदी है, तो उसके मिलने के बाद इस पर बना हुआ है मुल्ला पेरियार डैम। मुल्ला पेरियार डैम को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बहुत ज्यादा विवाद चलते रहता है, और जो मुल्ला पेरियार डैम है वो बना था 1895 में, यानी 126 साल पुराना डैम है और अभी भी इस पर डिस्प्यूट बना हुआ है। तो शिवगिरी हिल्स से निकलकर इसका फ्लो आप देख रहे हैं इस तरीके से है पेरियार रिवर का। ठीक है, अब चलाकुडी रिवर, चलाकुडी रिवर जो है वो ये डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़, ये है थ्रिसूर और ये है एर्नाकुलम। तो मेन फ्लो इसका पलक्कड़, थ्रिसूर और एर्नाकुलम में है। एर्नाकुलम में बहुत कम है, मेनली सबसे ज्यादा है थ्रिसूर में। तो ये निकलती है अन्नामलाई हिल्स से, पश्चिमी घाट के तमिलनाडु में अन्नामलाई हिल्स से। ठीक है, चलाकुडी पेरियार की सहायक नदी है, हालांकि इसके बारे में दो राय है। पहला तो यह है कि सहायक नदी है, कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये इंडिपेंडेंट तौर पर, स्वतंत्र तौर पर एक नदी है, लेकिन अगर ऑप्शन में आएगा तो हम इसको पेरियार की सहायक नदी के तौर पर समझेंगे। ठीक है, अब यहीं पर एक रिवर देख लीजिए, पंपा रिवर, इसी को पंबा रिवर भी कहते हैं, पंबा या फिर पंपा। ये जो पंपा रिवर है इसे कहते हैं दक्षिण भागीरथी या फिर दक्षिण की गंगा रिवर कहते हैं। इसी के तट पर है सबरीमाला मंदिर, जहां महिलाओं के प्रवेश को लेकर बहुत ज्यादा विवाद बना रहता है, आप जानते हैं। तो सबरीमाला मंदिर किसके तट पर है? पंबा नदी के तट पर है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? दक्षिण भागीरथी कहते हैं। अब मुल्लायार रिवर,
मुल्लायार रिवर पेरियार की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये निकलती है पेरियार टाइगर रिजर्व से। पेरियार टाइगर रिजर्व से निकलती है। यहां कोट्टामलाई हिल्स है, ठीक है, यहीं से ये निकलती है और आके पेरियार में मिल जाती है। ये पेरियार है, ये मुल्लायार है और इसी पर बना हुआ है मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया कि 1895 में ये डैम बना था। और किसके किसके बीच विवाद है? तमिलनाडु और केरल के बीच में विवाद चलते रहता है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है। अच्छा, एक बात और, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इसकी पीडीएफ भी उपलब्ध करा दीजिए, तो मैंने सोचा है कि इसके पीडीएफ तो नहीं, पीडीएफ इसी पूरे पीपीटी का मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और कहाँ मिलेगा आपको? अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है एक, अमृत उपाध्याय 007, ये टेलीग्राम चैनल है, इसी पर आपको मिल जाएगा। और आज थोड़ी सी देर होगी इसको मिलने में, क्योंकि अभी मैंने कहा है बनाने के लिए, तो ये आपको मिलेगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। वेट कर लीजिएगा और इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ News@9 प्रोग्राम के भी पीडीएफ डेली बेसिस पर मैं देते रहता हूँ और इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए, अब देखिए मुल्लायार, जैसा कि मैंने बताया, पेरियार की सहायक नदी है जिस पर बना है मुल्ला पेरियार डैम, ठीक है। तो पंबा केरल की महत्वपूर्ण नदी है जिसको कहते हैं दक्षिण भागीरथी, लेकिन ये पेरियार की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। चलाकुडी पेरियार की सहायक नदी है। इसी चलाकुडी रिवर पर 2018 में जो केरल में भीषण बाढ़ आई थी, तो चलाकुडी रिवर ही बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गई थी और उसकी वजह से बहुत जानमाल की क्षति हुई थी। अभी इस साल भी कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले करीब, यहाँ बाढ़ की बहुत ज्यादा आशंका हो गई थी कि चलाकुडी रिवर बहुत ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, तो बाढ़ की आशंका के चलते ये खबर चर्चा में थी। चलाकुडी रिवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है काबनी। काबनी रिवर कावेरी की सहायक नदी है। देखिए, काबनी रिवर जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। कावेरी का फ्लो जो है, इसमें हेमवती महत्वपूर्ण सहायक नदियों में, काबिनी और भाविनी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा है पेन भी ठीक रखा कीजिए, पेन आपका दिखता नहीं है, वो हो जाती है दिक्कत थोड़ी सी, ठीक है। ये कावेरी हो गया, ये हेमवती, काबिनी और भाविनी। इसी पर बना है कावेरी रिवर पर ही मेट्टूर डैम, ठीक है। तो काबिनी किसकी सहायक नदी हो गई? काबिनी हो गई सहायक नदी कावेरी की। तो कह रहे हैं विकल्प क्या है? केवल एक नदी है, केवल 2 नदी है, केवल 3 नदी है, सभी चारों नदियां हैं। तो केवल 2 नदी जो है पेरियार की सहायक है, मुल्लायार और चलाकुडी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, सोमालिया में बीते 4 वर्षों में बारिश न होने के कारण देश छोड़कर लोग जा रहे हैं। यूएन बता रहा है कि 7.5 लाख लोग करीब करीब देश छोड़कर जा चुके हैं सूखे की स्थिति के कारण। तो सोमालिया को देख लेते हैं। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका को ही हम कहते हैं सोमाली पेनिनसुला, सोमाली प्रायद्वीप, ठीक है। सोमाली पेनिनसुला भी इसी को बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। तो इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथोपिया, ये 4 मिलकर बनते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अब इस पर क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि निम्नलिखित में से किन देशों का संबंध नील नदी से है? सोमालिया, माली, मिस्र, चाड, इथोपिया। अच्छा, इसकी बाउंड्रीज देख लीजिए। सोमालिया की बाउंड्रीज कौन कौन बनाता है? जिबूती बना रहा है बाउंड्री, इथोपिया और केनिया, ठीक है। तो जिबूती, इथोपिया और केनिया इसके बाउंड्रीज बनाते हैं। और इसके इर्द गिर्द जो वाटर बॉडीज हैं, गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी,
और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ये तो गल्फ ऑफ अदन और हिंद महासागर से घिरा है। और इधर देखेंगे जब इरिट्रिया की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ रेड सी है, बाबल मानदेव का स्ट्रेट इसके बीच में है। तो इस पूरे एरिया को ही अपने दिमाग में आप बसा लीजिए कि इरिट्रिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले पूरे पोर्शन को देख लीजिए एक बार कि रेड सी है, फिर बाबल मानदेव के स्ट्रेट से ये गल्फ ऑफ अदन से जुड़ा हुआ है। सोमालिया जो कि हॉर्न का ये वाला हिस्सा है, ये गल्फ ऑफ अदन और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। इसके बाउंड्रीज कौन कौन बनाते हैं? जिबूती, इथोपिया और केनिया इसके बाउंड्रीज बनाते हैं। ठीक, अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि नील नदी के साथ संबंध किसका है? सोमालिया, माली, मिस्र, चाड और इथोपिया। प्रयोग करके, कूट का प्रयोग करके बताना है। केवल 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 4 और 5, 3 और 5, 1, 2, 3, 4 और 5। आइए देख लेते हैं क्या देखना होगा हमें कि नील नदी का संबंध किन देशों से है। नील नदी जो है आपको पता है कि यहां है लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया 3 देशों के साथ शेयर्ड है, 3 देश इसमें शामिल होते हैं। पहला है तंजानिया, जिसका सबसे बड़ा है, लेक विक्टोरिया का सबसे बड़ा हिस्सा तंजानिया में है। फिर युगांडा, ये वाला हिस्सा, और थोड़ा सा हिस्सा इसका केनिया में आता है। ठीक है, 6% के आसपास का हिस्सा केनिया में आता है। तो यहीं से व्हाइट नील नदी निकलती है, और व्हाइट नील नदी जो है लेक क्योगो होते हुए और लेक अल्बर्ट होते हुए चली जाती है सूडान, खार्तूम में ब्लू नील के साथ मिल जाती है। ब्लू नील कहां से निकलती है? ब्लू नील निकलती है इथोपिया के लेक टाना से। लेक टाना से निकलकर ब्लू नील खार्तूम में व्हाइट नील से मिल जाती है। जब खार्तूम में ब्लू नील और व्हाइट नील मिलते हैं तब इसको, इस प्रवाह को कहते हैं नील नदी। ठीक है, तो अब इतनी बात आप समझ गए होंगे। युगांडा, केनिया और तंजानिया, एक ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक विक्टोरिया किन देशों में फैला हुआ है? तो युगांडा, केनिया और तंजानिया। मेजर पार्ट तंजानिया में है, फिर युगांडा में है, और फिर सबसे छोटा पार्ट केनिया में है। यहां से निकलती है व्हाइट नील, व्हाइट नील निकलते हुए खार्तूम में जाती है, ब्लू नील के साथ मिलती है, और ब्लू नील निकलती है लेक टाना से, जो कि इथोपिया में है। ठीक है, उसके बाद ये सूडान होते हुए, इजिप्ट होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक, ये इतनी बातें हो गई। अब बात है कि इसके बेसिन में, इसके बेसिन एरिया में कितने कंट्रीज आते हैं? तो 11 कंट्रीज नील नदी के बेसिन एरियाज में आते हैं। बेसिन एरिया में क्या क्या आएंगे 11 कंट्रीज? देखिए, 3 तो यही हो गए जिसमें लेक विक्टोरिया है, तंजानिया, केनिया और युगांडा। तो 3 यहां मार्क कर लीजिए। आप एक आउटलाइन मैप रखिएगा, उसमें मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद रवांडा, बुरुंडी और डीआरसी। ठीक है, रवांडा, बुरुंडी और डीआरसी 3 कंट्रीज ये हो गई। तो 3, 3, 6 हो गया। फिर साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट, 3 ये हो गई। ठीक, तो कितने हो गए? 3, 3, 6 और 3, 9 कंट्रीज हो गए। और इरिट्रिया और इथोपिया, इरिट्रिया और इथोपिया 2 ये हो गए। तो 11 कंट्रीज माने जाते हैं जिसमें नील नदी का पूरा बेसिन है, इसका कैचमेंट एरिया है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। सोमालिया क्या नील नदी के बेसिन में है? नील नदी से संबंधित है? नहीं है। माली नहीं है। मिस्र संबंधित है, इजिप्ट से ही होकर फिर फाइनली भूमध्य सागर में नील नदी गिरती है। चाड इससे संबंधित नहीं है। और इथोपिया जहां आपकी लेक टाना है, जहां से ब्लू नील निकलती है, ये इससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 3 और 5। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। माली के गांव में एक आतंकवादी हमला हुआ। इस आतंकवादी हमले में क्या हुआ? 42 सैनिकों की मौत हो गई, इसलिए यह चर्चा में रहा। हमला किया आतंकी समूह ISGS यानी इस्लामिक स्टेट इन ग्रेटर सहारा। तो इसका भी नाम याद रखिए, कई बार ऐसे संगठनों का नाम भी आने लगते हैं। माली में UN का शांति रक्षक मिशन चल रहा है जिसको कहते हैं मोनुस्मा। ठीक है, अब आइए, ठीक है, तो आइए अब माली के बारे में पहले समझ लेते हैं। माली के बाउंड्रीज किससे किससे टच करती हैं ये देख लीजिए। माली ये वाला रहा, अल्जीरिया,
मोरिटानिया, सेनेगल, ठीक है, गिनिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो, ठीक है, और नाइजर। एक बार और देख लीजिए, अल्जीरिया, मोरिटानिया, सेनेगल, गिनिया, आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो और नाइजर। ठीक, ये इसके बाउंड्रीज हैं, लैंड लॉक्ड कंट्रीज है, बमाको इसका कैपिटल है। एक जरूरी बात है कि माली 0 डिग्री पर देशांतर पर, यानी 0 डिग्री देशांतर पर माली पड़ता है। और माली के साथ और कौन कौन से कंट्रीज पड़ते हैं ये देखिए। देखिए ये पूरा इसलिए मैंने लिया है कि आप समझ पाए कि 0 डिग्री से कौन कौन से कंट्रीज गुजरते हैं। तो 8 कंट्रीज हैं टोटल जो 0 डिग्री से होके जाते हैं और एक कॉन्टिनेंट है। 8 कंट्रीज में 3 हैं यूरोप के, 5 हैं अफ्रीका के। ठीक है, 3 यूरोप के कौन कौन से हैं? 3 यूरोप के हैं, एक तो आप जानते हैं, बताइए, एक तो आप हर हाल में जानते हैं, इंग्लैंड, ठीक है, फ्रांस, स्पेन। 3 हो गए यूरोप के। 5 कौन कौन से हो गए? अल्जीरिया, ठीक है, उसके बाद माली, बुर्किना फासो, टोगो और घाना। ठीक है, तो 5 ये हो गए। इसमें देख लीजिए, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, बुर्किना फासो से होते हुए घाना और टोगो। ठीक है, तो 5 कंट्रीज हो गई आपकी अफ्रीका की, 3 हो गई यूरोप की, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन, और एक हो गया कॉन्टिनेंट, मतलब 8 कंट्रीज हो गई और एक कॉन्टिनेंट हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, ये हो गई अदर इंफॉर्मेशन। अब आइए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशांत क्षेत्र टिग्रे, देश है इथोपिया, बुटेम्बो तंजानिया, मरका सोमालिया, गाओ माली। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? और अभी आपने एक चीज तो देख लिया है कि गाओ माली में है, क्योंकि आपने खबर में ही देख लिया है। ठीक है, देखिए टिग्रे इथोपिया, टिग्रे इथोपिया का पार्ट है जो कि हमेशा चर्चा में बना रहता है। यहां गृह युद्ध की स्थिति बनी है, नॉर्थ वाले इलाके में इथोपिया के टिग्रे है। तो टिग्रे इथोपिया बिल्कुल ठीक है और टिग्रे को जानना चाहिए हमेशा। दूसरा है बुटेम्बो। बुटेम्बो में यूएन पीस कीपिंग मिशन चल रहा है, शांति के लिए यहां मिशन चल रहा है, उस पर अटैक हुआ था और वहां के जो लोकल लोग हैं वो इसका काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। इसलिए अभी हाल में ये खबर आई थी कि यहाँ से जो यूएन की शांति मिशन के जो ट्रूप्स हैं उनको ट्रूप्स को वहां से मूव कराया जा रहा है, हटाया जा रहा है। जब अटैक हुआ था पिछले कुछ समय पहले, तो 2 इंडियन सैनिक उसमें शहीद हो गए थे। शिशुपाल जी, एक का नाम है शिशुपाल जी और दूसरे का नाम है एसआर विश्नोई। तो ये 2 लोगों को शहादत उनकी हो गई थी, इसलिए ये भी काफी चर्चा में रहा है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है। बुटेम्बो नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में है, डीआरसी के, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके में है, तो फिर इसको भी आपको ध्यान पर रखना है। तीसरा है फिर मरका। मरका में अभी हाल ही में एक अटैक हुआ था जिसमें 20 लोग करीब मारे गए थे। ठीक है, मरका मोगादिशु से बिल्कुल 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, सोमालिया में। और सोमालिया भी आपको पता है कि बहुत ज्यादा हिंसाग्रस्त देश है और हिंसाग्रस्त इलाके यहाँ बहुत ज्यादा हैं। मरका कोस्ट पर है और हिंद महासागर की तरफ है, मोगादिशु से बिल्कुल सटा हुआ है। तो मरका सोमालिया बिल्कुल सही है, बुटेम्बो तंजानिया ये गलत है, टिग्रे इथोपिया ये सही है और गाओ माली ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, मार्शल द्वीप समूह पर कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। मात्र 42,000 की आबादी है यहाँ, उसमें से 3,000 मामले आ गए। सोचिए क्या रेशियो है।
42,000 लोग रहते हैं, 3,000 कोविड पॉजिटिव हैं। तो इस वजह से यहाँ आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश या द्वीप भूमध्य रेखा में अवस्थित नहीं है? ऑप्शंस क्या हैं? मालदीव, कोलंबिया, केनिया और मार्शल द्वीप। इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप भूमध्य रेखा के देशों को एक आउटलाइन मैप पर मार्क कर लीजिए, तो आपको मोटे तौर पर अंदाजा रहेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि मार्शल द्वीप कहाँ है। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि साउथ पैसिफिक ओशन में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया जो है, इसमें मार्शल आइलैंड आता है। और मार्शल आइलैंड का मैरीटाइम बॉर्डर कहाँ कहाँ टच करता है? वेक आइलैंड है जिस पर यूएस का कब्जा है, नारू और गिलबर्ट आइलैंड, किरिबाती, और यहाँ पर है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। तो मार्शल द्वीप किससे किससे घिरा हुआ है? वेक आइलैंड नॉर्थ में, वेस्ट में घिरा हुआ है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया से, और नारू जो है वो इसके ऑलमोस्ट साउथ में है, और किरिबाती का कब्जा है गिलबर्ट आइलैंड्स पर। तो इस तरह से ये इसके मैरीटाइम बाउंड्रीज बनते हैं। मार्शल आइलैंड बेसिकली छोटे छोटे द्वीपों का, बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है। ठीक है, अब ये देख लीजिए कि कौन कौन से देश आते हैं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर, कौन कौन से देश बसे हुए हैं। देखिए, इस पूरे मैप से समझ पा रहे होंगे, ये है साउथ अमेरिका वाला हिस्सा, इधर अफ्रीका, उधर आपने ये देख लिया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से कौन कौन से देश गुजरते हैं, 8 कंट्रीज और एक कॉन्टिनेंट। ठीक है, जिसमें से 3 हैं यूरोप के, 5 हैं अफ्रीका के और एक कॉन्टिनेंट है। इधर देखिए, इधर 3 हैं साउथ अमेरिका के, 6 हैं अफ्रीका के, तो 3 6 9 हो गए, और बाकी एक छोटा कंट्री है साओ टोम। ठीक है, यहां है मालदीव्स, ये है इंडोनेशिया और ये है किरिबाती। तो हो गए टोटल 13। देखिए कैसे कैसे, यहां है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। तो दक्षिण अमेरिका में 3 कंट्रीज हो गए, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इक्वाडोर पहले है, कोलंबिया है, फिर ब्राजील है। उसके बाद जब अफ्रीका वाले में जाएंगे तो अफ्रीका में आपको मिलेगा सबसे पहले गैबन, फिर कॉन्गो, फिर डीआरसी, फिर डीआरसी के बाद युगांडा, केनिया और सोमालिया। ठीक, तो सोमालिया वाली खबर में इस इनपुट को भी ऐड कीजिएगा कि सोमालिया के एकदम साउथ वाले हिस्से से 0 डिग्री रेखा गुजरती है। तो 6 कंट्रीज इसके हो गए। कौन कौन से कंट्रीज हो गए? गैबन हो गया, कॉन्गो हो गया, डीआरसी, और उसके बाद युगांडा, केनिया और सोमालिया। ये 6 कंट्रीज ये हो गए। फिर यहां है मालदीव्स और इसके ठीक वेस्ट में है साओ टोम। इंडोनेशिया हो गया और किरिबाती हो गया। तो ये टोटल 13 कंट्रीज हो गए। एक मैप लीजिए, उस पर ऐसे करके मार्क कर लीजिए, तो ये हमेशा याद रहेगा आपको। ऑप्शंस देखिए, मालदीव बिल्कुल है, कोलंबिया है, केनिया है, मार्शल द्वीप 0 डिग्री पर नहीं है। इससे सही जवाब क्या है? कौन सा द्वीप देश भूमध्य रेखा में अवस्थित नहीं है? नहीं पर खास ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए देखिए, मार्शल आइलैंड इस तरीके से है, थोड़ा नॉर्थ में, इक्वेटर के नॉर्थ में पड़ता है मार्शल आइलैंड वाला एरिया। ठीक है, किरिबाती, जो कि किरिबाती का एरिया जो है ये आ जाता है 0 डिग्री पर। इंडोनेशिया आपको पता है, अभी मैंने बताया। चलिए अगला देखते हैं। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे के दिन देश के 31वें और तमिलनाडु के 5वें एलिफेंट रिजर्व की घोषणा की गई है। यह एलिफेंट रिजर्व अगस्त्यामलाई में स्थित होगा। तो 2 आपको इंफॉर्मेशन तो यहीं से मिल गया। पहला देश का 31वां एलिफेंट रिजर्व है और तमिलनाडु का 5वां एलिफेंट रिजर्व है जिसकी घोषणा हुई है, और अगस्त्यामलाई में ये स्थित होगा। चलिए तो अगस्त्यामलाई के बारे में क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व के संबंध में आपको बताना है कि यह पूर्वी घाट में अवस्थित है। यहाँ कोया जनजाति के लोग रहते हैं। यह 3 राज्यों में फैला हुआ है और यहाँ नीलगिरी ताहर और एशियाई हाथी पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही है या हैं? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है?
सबसे पहले तो इसका एरिया समझ लीजिए। पूरे भारत के नक्शे पर देखेंगे तो साउथ वाला सदर्न मोस्ट जो इलाका है तमिलनाडु और केरल में, वो वहां पर है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसी को थोड़ा बड़े मैप पर देख लीजिए। तमिलनाडु और केरल में, इधर केरल और इधर तमिलनाडु, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व है। और इसमें जब आप देखेंगे एरियाज इसके, तो ये कोर एरिया है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पर जो है ये बफर जोन है जो पिंक कलर से दिख रहा है, और बाहर जो ब्लू कलर से दिख रहा है या स्काई कलर से दिख रहा है वो है ट्रांजिशन जोन। बायोस्फीयर रिजर्व स्टैब्लिश हुआ था 2001 में। इसका ज्यादा एरिया पड़ता है केरल में, ठीक है, और कम एरिया पड़ता है तमिलनाडु में, यानी केरल में अगस्त्यामलाई रिजर्व का फैलाव ज्यादा है, तमिलनाडु में उससे कम है। ठीक, देखिए इसमें 3 सेंचुरीज हैं जिसका नाम है शेंदुरने, पेप्पारा और नैयार। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, सेंदुरने, पेप्पारा और नैयार। ठीक है, 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई। और कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व को KMTR अगर लिख दें तो KMTR यहां पर जो 1 नंबर बनाया गया है एरिया, ये है KMTR का एरिया। यहां KMTR हो गया। 2 नंबर पर है नैयार। ठीक है, देखिए यहां लिखा हुआ है 2 नंबर पर नैयार, 3 नंबर पर पेप्पारा और 4 नंबर पर है शेंदुरनी। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। स्पीशीज यहां बहुत ज्यादा मिलती हैं, करीब करीब 2254 जो कि इस डेटा में बताया गया है। और इसमें कनिकरण ट्राइब्स के लोग रहते हैं। ठीक है, नीलगिरी ताहर, ये नीलगिरी ताहर की तस्वीर है। एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर यहां पाए जाते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से सही हैं। यह पूर्वी घाट में अवस्थित है, ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है, ना कि पूर्वी घाट में। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। यहां कोया जनजाति निवास करती है। आप समझ रहे हैं ना ये पश्चिमी घाट में किस तरीके से, देखिए यहां ये पश्चिमी घाट में अवस्थित है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। यहां कोया जनजाति निवास करती है। कौन सी जनजाति निवास करती है? कनिकरण। यहां 3 राज्यों में फैला हुआ, यह भी गलत हो गया। यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में फैला हुआ है? तमिलनाडु और केरल, तो 2 राज्यों में फैला हुआ है, तो यह भी गलत हो गया। यहां नीलगिरी ताहर और एशियाई हाथी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि नीलगिरी ताहर, एशियाई हाथी और बंगाल टाइगर का ये पूरा इलाका है। इसलिए ऑप्शन कौन से, कितने इसमें कह रहे हैं, कितने कथन सही हैं? 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी? ठीक है, इसमें ऑप्शन सही है केवल 1, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मेघालय में वेस्ट खासी हिल के इलाके की एक कोल खदान में दुर्घटना से एक व्यक्ति की मौत हो गई। यह घटना अवैध रूप से संचालित रैट होल माइनिंग में हुई। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मेघालय में रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था और यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया था। देखिए रैट होल माइनिंग क्या होता है। मेघालय में जो कोयला के खदान हैं वो उसके लेयर्स बहुत थिन है, मतलब बहुत थिन लेयर के बाद कोयला आपको मिल जाता है, तो इसलिए यहाँ रैट होल माइनिंग किया जाता है। ठीक है, रैट होल माइनिंग क्या है? ये पहाड़ देख रहे हैं आप, इसमें ये छोटे छोटे गुफा जैसे बने हुए हैं, तो ये बेसिकली 4-5 फीट के टनल बना दिए जाते हैं अंदर की तरफ, और इन 4-5 फीट के टनल में बहुत छोटी जगह होती है, तो इसमें ज्यादातर बच्चों को घुसाया जाता है। इसलिए इसमें अवैध करार देने के और भी बहुत सारे कारण थे, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है कि इतने थिन लेयर में इतनी सी चौड़ाई देख रहे हैं, इसको धीरे धीरे इसमें माइनिंग की जाती है। मतलब 4-5 फीट लंबा सुरंग जब खोद दिया जाता है और इसमें इस तरह से बच्चों को घुसा दिया जाता है। अब होता क्या है कि ये वाला जो पोर्शन है इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा थिकनेस है नहीं, ये कई दफे कोलैप्स कर जाता है, और कोलैप्स कर जाता है तो अंदर में ही ये बच्चे या फिर जो भी मजदूर काम कर रहे हैं वो दब जाते हैं। इसलिए एनजीटी ने 2014 में रैट होल माइनिंग को, इसको रैट होल माइनिंग कहते हैं, चूहे की तरह
होल बनाकर माइनिंग करना। तो रैट होल माइनिंग को अवैध करार दे दिया था और मेघालय गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ याचिका दायर की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब मेघालय बेसिकली 1972 में बना था। 1972 में पहले ये असम का पार्ट, असम से 1972 में गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके मेघालय बना दिया गया था। तो मेनली गारो, खासी और जयंतिया हिल्स का ये पूरा इलाका मेघालय है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रही रैट होल माइनिंग का संबंध किस राज्य से है? एकदम ध्यान रखिएगा हमेशा कि मेघालय राज्य से इसका संबंध है रैट होल माइनिंग का। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ की आशंका के कारण कर्नाटक से अलमाटी डैम से पानी के निर्वहन का आग्रह किया है। लगातार बारिश के कारण कृष्णा नदी के बेसिन में जलस्तर में वृद्धि हो रही है। यूपीएससी 2022 में एक सवाल पूछा गया था, जिसमें पूछा गया था, एक तरफ जलाशय और दूसरी तरफ राज्य, घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथन छत्तीसगढ़, कितने युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसलिए डैम वाले ये जो सवाल हैं इसको भी आपको जानना चाहिए। और अब ये जो सवाल है ये बेसिकली आपको बताना है कि इसका आंसर क्या है। मतलब ये होमवर्क है, अभ्यास प्रश्न है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जलाशय, नदी, मुल्ला पेरियार, पेरियार ये तो आप जान ही गए होंगे क्योंकि आज ही मैंने बता दिया है। इंदिरा सागर, तवा, अलमाटी, कावेरी, मेट्टूर, कृष्णा, उपर्युक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित नहीं हैं? हर बार क्वेश्चन पढ़िए तो नहीं पर जरूर ध्यान दीजिए कि नहीं तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि नहीं के चक्कर में बहुत सारे सवाल गलत हो जाते हैं। केवल 1 युग्म, 2 युग्म, 3 युग्म या फिर सभी युग्म, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस पावर पॉइंट को ही पीडीएफ में कन्वर्ट करके अमृत उपाध्याय 007, अमृत उपाध्याय की स्पेलिंग क्या है? AMRITUPADHYAY 007, इस टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, इसकी पीडीएफ को मैं वहां पर आपको उपलब्ध करा दूंगा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम ठीक लग रहा होगा। अगर ठीक लग रहा है तो बिना हिचकिचाए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्प्रेड करने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इतना ही रखते हैं मैप वाले इस एपिसोड में। मैंने जो सोचा है उसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रोग्राम ठीक है कि नहीं, कि 2 दिन मैं अब इस कार्यक्रम को करूंगा, थर्सडे और संडे को। ठीक है, शाम में 7 बजे। अगर आपको ये टाइम ठीक लग रहा होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि शाम में 7 बजे आप कंफर्टेबल हैं। तो संडे और थर्सडे को हम लोग मिलेंगे, हर हफ्ते 2 बार अब मिलेंगे। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को रखते हैं यहीं तक। अगले कार्यक्रम में इस क्वेश्चन को डील करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।